इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैं चाहता तब भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सुल्तान शाह के बारे में सोचते हुए हर बार मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। जीआर की मौत की सूरत में मुराद की सफाकी का एक खुला सबूत सामने आ चुका था। मुझे बदतरीन खौफ यह था कि कहीं मुराद ने सुल्तान शाह को अपना कैदी बनाने की बजाय हलाक न कर दिया हो। एक बात शिद्दत से मेरी इस खौफ की नफी कर रही थी कि मुराद को इस वक्त तक यह इल्म नहीं था कि उसके खिलाफ कौन सी मौत मैदान अमल में उतरी हुई है। अपने दुश्मनों के असल चेहरों से वाकफियत के तजस्सुस का तकाजा था कि वो सुल्तान शाह को इस वक्त तक जिंदा रखता जब तक वह अपने और हमारे बारे में सब कुछ उगलने पर आमादा ना हो जाता। माइक्रो सेंटर और चमन अली का घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। हम अपनी मुहिम से फारिग होकर माइक्रो सेंटर पहुंचे तो वहां वीरा तन्हा और उदास बैठी हुई थी। हमारी गैर हाजिरी में फोन भी मुसलसल खामोश रहा था। जलाल से बात हो जाने के बाद मुझे जरा भी उम्मीद नहीं रही थी कि मुराद मुझे फोन करने की कोई कोशिश करेगा। हैदराबाद के लिए हमें ज्यादा नफरी और तैयारियों की जरूरत थी। मैं अव्वल खान के साथ वो बंदोबस्त तय करने में मसरूफ हो गया और इस तरह मैं गजाला और सुल्तान शाह के बारे में पैदा होने वाले तफक्कुरात को भी अपने जहन से दूर रख सकता था। हम अफराद और हथियारों की तादाद और तरतीब के बारे में तकरीबन हर बात तय कर चुके थे कि गजाला वापस आ पहुंची। उसकी आंखें मुतवर्रम और सुर्ख हो रही थी। शायद वो दरूने सफर शाल में मुंह छुपा कर रोती रही थी। वो जज्बात से इस कदर मगलूब हो रही थी कि अव्वल खान और वीरा की मौजूदगी की परवाह किए बगैर अंदर आते ही मुझसे लिपट गई। वो घुटकर अंदर ही अंदर रो रही थी। होंठों से सिसकियों के सिवा और कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह हंसता हुआ गया था कि आधे घंटे में लौट आऊंगा। दिल का गुबार हल्का करके वो हिचकियों के दरमियान बताने लगी, पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगा। उसने आज दोपहर में एक आदमी को मार डाला। सुल्तान शाह ने जाने से पहले बताया कि वो गुलाम रसूल था। काश उसने हैदराबाद जाने की जिद न की होती। अब ये सब बातें दोहराकर हमें उदास मत करो। वीरा ने उसकी बात काट कर दिलासा दिया, हमें बस तुम्हारा इंतजार था। थोड़ी देर में हम उसकी तलाश में रवाना हो जाएंगे। वो जल्दी वापस लौट आएगा। हैदराबाद काफी बड़ा और गुंजान शहर है। हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। मुराद के ठिकाने का सुराग मिला है, अव्वल खान ने गजाला को समझाया। जरा अंधेरा हो जाने पर हम उसी घर पर धावा बोलेंगे। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जिंदा होगा। उसे कुछ हुआ तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करूंगी। गजाला पछतावे के साथ बोली, मैं इसके साथ गई होती तो शायद यह बुरा वक्त न देखना पड़ता। हम किसी न किसी तरह निकल ही आते। मैंने दखल अंदाजी नहीं की। मेरी दानिश में यह बहुत अच्छा हुआ कि गजाला उसके साथ नहीं थी। अगर वो दोनों एक साथ धर लिए गए होते तो गजाला की खातिर सुल्तान शाह उनके सामने जरा भी मुजाहमत नहीं कर सकता था। दरिंदा सिर्फ औरत को मगलूब कर लेना ही अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझता है। गजाला को बेदस्तों पा करके मुराद सुल्तान शाह को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। अव्वल खान ने हामिद को फोन पर तैयारियां मुकम्मल करने की हदायत दे दी थी। आज स्टेशन 4 पर हथियारों और नफरी के साथ एक ट्रक और जीप तैयार थी। हम चारों को वहीं से हैदराबाद के लिए रवाना होना था। दूसरों की तरह मेरी तवक्कुआत भी बेहतरीन थी, लेकिन मेरा जहन गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं खुद को बदतरीन हालात का सामना करने के लिए भी तैयार कर रहा था। इसकी दो सूरतें मुमकिन थीं। नसीब दुश्मना, सुल्तान शाह जिंदा न होता तो हमारा सोगवार काफिला उसकी लाश लेकर कराची लौटा था और फिर भरपूर ताकत के साथ मुराद से इंतकाम लेने की तैयारियां शुरू कर दी जाती। दूसरा इम्कान यह भी था कि सुल्तान शाह गोपाल चंद के मकान पर मौजूद न होता। ऑपरेशन की कामयाबी के बावजूद हम सुल्तान शाह तक पहुंचने में कामयाब न होते। ऐसी सूरत में मुझे हैदराबाद ही में रुकना पड़ता। इस क़याम की तवालत का इन्हिसार नताइज के हसूल पर होता। इसके लिए उसी वक्त कुछ तैयारी जरूरी थी। हम अपना मुख्तसर सामान समेट कर वहां से रवानगी की तैयारी कर ही रहे थे कि फोन की घंटी बजने लगी। वीरा फोन से करीब थी। उसने गैर इरादी तौर पर रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने चीख कर उसे रोक दिया। मैं मुराद से राब्ते का कोई मुहिम तरीन मौका भी ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने तेजी से लपक कर फोन का रिसीवर उठा लिया। वो वही मुहिम तरीन मुतवक्का मौका था। दूसरी तरफ से मुराद बोल रहा था। मैंने पुरस्कून रहकर मकबूल चौधरी जैसी बदली हुई आवाज में कहा, एमजी, तुमने मेरा आज का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। फोन करके कम से कम यही बता देते कि तुम नहीं आ रहे तो मैं यहाँ बंधा हुआ ना बैठा रहता। माफ करना, मुझे अब भी तुम पर शुबा है।
मुराद की आवाज़ भी नरम थी। कई बातों में फ़र्क की वजह से मैं मुतबादल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। अगर तुम वाकई सही मकबूल चौधरी हो तो तुम्हें इल्म होगा कि मुतबादल रास्ता क्या था। मैंने गहरा सांस लिया, फिर कहा, इसका मतलब है कि तुमने जान से हदायत ली होंगी। क्यास के सारे अंधेरे में चलाया हुआ मेरा वो तीर निशाने पर लगा और उसकी तहय्युर ज़दा आवाज़ सुनाई थी। तुम सब कुछ जानते हो? मैं हैरान हूं कि यह क्या खेल हो रहा है। तुमसे गलतियां क्यों होती रहीं? चांद ने मुझे तुमसे दूर रहने का हुक्म दिया है। उसने बताया था कि माइक्रो सेंटर पर किसी एजेंसी का कब्जा है। तुम्हारा साया भी वहां नहीं पटक सकता, मगर तुम वहीं हो और मुझसे बात कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त तुमसे बात हो सकेगी। मैं बेचैनी महसूस करने लगा। उसने सुल्तान शाह के बारे में कोई इशारा नहीं दिया था। मैं इस बारे में उससे कुछ पूछने की पोजीशन में नहीं था। मैंने तेजी से सोचते हुए कहा, तुमने इन्हीं गलत फहमियों के चक्कर में मेरे एक ख़ास आदमी को ज़ख्मी किया, अपने एक आदमी को मरवाया और अभी तक तुम बेयकीनी में मुब्तला हो। तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है? अगर तुम मकबूल चौधरी हो और शायद हो तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। सारी गड़बड़ तुम्हारे ख़ास आदमी ने की थी। उसने मुझे शक में डाला और उसे उसकी सज़ा मिल गई। अब मैं जान के हुक्म का पाबंद हूँ, तुमसे नहीं मिल सकता। लेकिन यह ज़रूर बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मेरे सितारे भी गर्दिश में आए हुए हैं, मगर किस्मत मेरा साथ दे रही है। तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हो रही है? मैंने हैरत और दिलचस्पी जाहिर की। मैं उसकी ज़ुबान से सुल्तान शाह के बारे में जल्द अज जल्द कोई खबर सुनने के लिए मुस्तरिब था। एक सरकारी इन्फार्मर मेरे बारे में मालूमात जमा करता फिर रहा था। मैंने उसे मरवा दिया। फिर आज एक मुश्तबा आदमी सहरा के दफ्तर के पास नजर आया। उसे मैंने पकड़वा लिया। देखता हूँ कि वो क्या बोलता है। मेरे दिल में ठंडक सी पड़ गई। सुल्तान शाह जिंदा था। मेरा दिल चाहा कि मुराद से उसकी रिहाई के लिए कोई सौदेबाजी करूँ, मगर वो मेरी जज्बाती सोच थी। मेरा कहा हुआ कोई भी फिक्रा सुल्तान शाह के लिए नित नए अजाबों का पैगाम बन सकता था। गैर ज़रूरी खून रेजी से बचो, ये कभी कभी मुसीबत बन जाती है। मैं उसे सुल्तान शाह को जिंदा रखने की इल्तिजा नहीं कर सकता था, इसलिए ढके छुपे अल्फाज में एक आम सा मशवरा दे दिया। मशवरे का शुक्रिया, वक्त और हालात ने इजाज़त दी तो जल्द ही हाजिर दूंगा। उसकी आवाज़ में तंज का शायबा तक नहीं था। अब मैं माइक्रो सेंटर छोड़ दूंगा। तुम्हारी फायरिंग के बाद यह ठिकाना मेरे लिए खतरनाक हो गया है। वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे हैरत थी कि इस बार मुराद ने अपनी माली ज़रूरियात का कोई जिक्र नहीं किया था। शायद जान ने उसका वो मुतालबा पूरा कर दिया था। सुल्तान शाह की ज़िंदगी की नवीद सुनकर इन तीनों के चेहरों पर मुसरत की सुर्खी दौड़ गई। किसी के सानों गुमान में भी यह बात नहीं थी कि इन आखिरी लम्हात पर मुराद खुद ही फ़ोन करके हमें वो खुशखबरी सुनाएगा। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे जहन से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। अगर मुकद्दर की यावरी से वो इस वक्त तक जिंदा था तो उसकी रिहाई की कोई सबील भी पैदा हो सकती थी। इसके जिंदा होने की खबर ने हमारे दरमियान मुसर्रत और शादमानी की ऐसी लहर दौड़ाई कि वीरा वाइन कैबिनेट की तरफ झपटी और इसमें से वाइट हार्स अस्काच की लीटर वाली 2 बोतल निकाल कर अपने साथ ले ली। ये क्या हो रहा है? गजाला की आवाज़ बोझल थी, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट की एक अजीब सी कैफियत रखसा थी। सुल्तान शाह की आज़ादी तक तुम इस नाबकार शय को हाथ भी नहीं लगाओगी। ये दोनों बोतलें उसकी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए ली हैं। वीरा ने हुजम कम करने के लिए बोतलों को पैकिंग से निकालते हुए कहा, हैदराबाद तक ये इसी तरह जाएंगी। हमने उजलत में माइक्रो सेंटर को खैरबाद कहा। अकबर नीचे दलेर खान के साथ बैठा हुआ था। हमें देखते ही वो दोनों अदब से खड़े हो गए। अव्वल खान ने उन्हें इमारत के बारे में कुछ हिदायत दी और हमारे पीछे बाहर आ गया। हमारी गाड़ी सुल्तान शाह के साथ हाथों से निकल चुकी थी। हम तीनों अव्वल खान के साथ ही वहां से रवाना हो गए। मुराद पर रह रहकर ज़हनी दौरे पड़ रहे हैं। रास्ते में गजाला ने कहा, कभी वो अक्ल शऊर से इतना आरी हो जाता है कि उन्हें मकबूल चौधरी मानने लगता है और कभी बिदक कर खून रेजी पर तुल जाता है। दुआ करो कि हमारे हैदराबाद पहुंचने तक वो कोई नया फैसला न कर पाए। मैं ज़ेरे लब आमीन कहकर रह गया। अव्वल खान ने अपनी पूरी तवज्जो तेज़ रफ्तार ड्राइविंग पर मरकूज की हुई थी। हसन स्क्वायर से आगे निकल जाने पर मुझे याद आया कि CSD हमारे घर पर बेकार पड़ी हुई थी। इसे साथ लेकर हम हैदराबाद में इस्तेमाल कर सकते थे, मगर चुराहा गुजर जाने के बाद घर तक रसाई और फिर वापसी में खासा वक्त सर्फ हो जाता। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा। इस वक्त हमारे और सुल्तान शाह के लिए वक्त हर शय से ज़्यादा अहम और कीमती था। अव्वल खान को हैदराबाद में पुलिस के सिवा कहीं और से फौरी कोमक मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं इस मामले में पुलिस की शमूलियत के खिलाफ था, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इस नीम शहरी इदारे से इस राजदारी की तवक्का नहीं की जा सकती थी जो हम चाहते थे। छावनी से फौरी दरख्वास्त पर कोई फौजी दस्ता मिलना मुहाल था। इसके लिए पेशगी बंदोबस्त जरूरी था। इस मसले की वजह से अव्वल खान ने ट्रक में हामिद की निगरानी में ड्राइवर के अलावा 10 जवानों को तैयार रहने का हुक्म दिया।
इन्हीं शहर से बहुत दूर बल्कि दूसरे शहर में मुहिम दरपेश थी, इसलिए वो कील कांटे से पूरी तरह लैस थे। महदूद रेंज के वायरलेस सेट से लेकर राइफल, मैगजीन, फाजल राउंड्स और दूरबीन तक हर फर्द के पास मौजूद थी। इस मुहिम के लिए 6 डार्ट गन्स भी साथ ले ली गई थी, क्योंकि दुश्मन को बेखबरी में खामोशी से हलाक या बेहोश करने के लिए ऐसी हर गन लासानी थी। अव्वल खान को हामिद पर पूरा एतमाद था। वो जिम्मेदार अफसर था और मौका महल की मुनासबत से ज़रूरियात का तयन कर सकता था। अव्वल खान ने अपने स्क्वाड का रस्मी जायजा लिया और फिर हम तीनों के साथ अपनी जीप में सवार हो गया। हमारी जीप स्टेशन 4 की चेक पोस्ट से बाहर निकली तो STF का ट्रक भी हमारे पीछे था। छावनी के हदूद और शहर के मुजाफाती इलाकों को पीछे छोड़कर हमारा काफिला जल्द ही सुपर हाईवे पर निकला। सुपर हाईवे 2 रोया और बहुत कुशादा थी, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अंदाजा हो गया कि इस पर रात का सफर आरामदेह नहीं। नतजर्बेकार और बेपरवाह ड्राइवर ने अपने हेडलैम्प्स का बेजा इस्तेमाल करके वो दुश्वारी पैदा की थी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। मुखालिफ सम से बराह रास्त ड्राइवर की आंखों पर पड़ने वाली हाई बीम निगाहों को इतना खीरा कर देती थी कि वो बीम गुजर जाने के बाद भी चंद सानियों तक सामने कुछ नजर नहीं आता था। सफर के आगाज में चारों ही खूब बोलते रहे, लेकिन टूल प्लाजा से 30-40 किलोमीटर दूर निकल जाने के बाद सबका जोशो खरोश ठंडा हो गया। सड़क की इतराब में दूर दूर तक रौनक और आबादी न होने की वजह से वह सफर उकता देने की हद तक तवील और सबर आजमा मालूम हो रहा था। दौरान सफर बदलते हुए मनाजर की दिलचस्पी और रंगीनी मैंने सिर्फ पंजाब और सरहद में ही देखी थी, वरना पूरे सिंध के बड़े जमीनी रास्ते इसी तरह उजाड़ और बेकैफ नजर आते थे। 10 बजने से पहले हमने हैदराबाद टूल प्लाजा अबूर कर लिया। सड़क का खम शुरू होने से पहले अव्वल खान ने इशारा देकर अपनी जीप सड़क से उतार कर किनारे पर रोक ली। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गजाला जीप से उतरकर ट्रक के ड्राइवर कैबिन में चली गई। खामद हमारे साथ आ मिला। प्रोग्राम यह था कि असल कार्रवाई जीप वाली 4 नफरी पार्टी अंजाम देगी। ट्रक और इसमें सवार मुसल्ला नफरी कुमक के तौर पर जेल रोड के किसी मुनासिब मकाम पर मुंतजिर रहेगी। हमारी तरफ से पैगाम मिलते ही वो लोग भी हमारे साथ मिल जाएंगे। जेल रोड से शहर की तरफ मुड़ते ही ट्रक हमारी नजरों से ओझल हो गया। अव्वल खान ने पहली जैली सड़क पर जीप बाएं तरफ मोड़ ली और सीधा हिराबाद के इलाके में दाखिल होता चला गया। इक्का दुक्का दुकानों के इस्तिस्ना के साथ वो शहर का खालिस रहायशी इलाका था। इसमें घुसते ही रौनक और गहमा गहमी में कमी से अंदाजा हुआ कि वक्त काफी हो चुका था। 2 मोड़ घूमने के बाद अव्वल खान ने जीप का इंजन बंद कर दिया, क्योंकि फिरोजी दरवाजों और खिड़कियों के साथ सफेद रंग का वसी मकान हमारे सामने आ चुका था। जीप अपने जोर में कुछ दूर तक रेंगती रही, फिर अव्वल खान ने इसे किनारे से लगाकर हैंड ब्रेक खींच लिया। मैं फौरन अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर गया। मेरी निगाहें गोपाल चंद के 2 मंजिला मकान पर जमी हुई थी। मैं नॉर्मल अंदाज में चलता हुआ उस मकान के सामने से गुजरा और मैंने भांप लिया कि लोगों की निगाहों में आए बगैर इस सम से घर में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। मैं एक लंबा चक्कर काटकर मकान की तंग से अकबी गली में घुस गया। गली के तकरीबन सब दरवाजे बंद थे, मगर आसार से जाहिर हो रहा था कि वहां रहने वाले अपने मामूल की आमदोरफ्त के लिए इसी अकबी रास्ते को तरजीह देते थे। मकानों की गिनती के हिसाब से गोपाल चंद के घर के पिछले दरवाजे का जायजा लेकर मैं आगे बढ़ता चला गया। दूसरे रुख से सड़क पर निकलने के बाद मैं धीरे धीरे चलता हुआ अंधेरे में खड़ी हुई जीप तक पहुंचा। वो तीनों मेरे इंतजार में तने बैठे थे। कोई दरवाजा तोड़े बगैर अंदर दाखिल होना मुश्किल नजर आ रहा है। मैंने मायूसी से कहा, इस तरफ कुछ उजाला है? पिछली गली का क्या हाल है? अव्वल खान ने नीची आवाज में पूछा। उधर बहुत अंधेरा है, सिर्फ 1-2 घरों के बाहर बल्ब चल रहे हैं। अव्वल खान के सवाल पर मेरे जहन में रोशनी की एक किरण उभरी। हम उधर से कामयाब हो सकते हैं। तुमने इतनी जल्दी राय बदल थी? वीरा की सरगोशी में हैरत थी। अब क्या करोगे? एक कंकर और डार्ट गन, मैंने इख्तिसार से जवाब दिया। तो मेरे साथ आ जाओ। ये दोनों थोड़े से वक्फे के बाद पिछली गली के मुखालिफ सिरों से हमारी तरफ आएंगे। जल्दी आओ। वीरा बेचूचरा जीप से बाहर आ गई और मैं दोबारा पिछली गली की तरफ चल दिया। हर मकान की चौकी गली की सतह से कुछ न कुछ ऊंची जरूर थी। घरों में रसाई के लिए दरवाजों की सतह पर गली में जा बजा पुख्ता चबूतरे बने हुए थे। घर में दाखिले के लिए गली से 2-3 सीढ़ियां तय करके इस चबूतरे पर पहुंचना जरूरी था। इन नकात को अपने जहन में घुमाते हुए मैंने रास्ते से एक कदरे बड़ा कंकर उठाया और वीरा के साथ आगे बढ़ता रहा। गोपाल चंद के घर का पिछला दरवाजा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं गली में फैले हुए सन्नाटे से खुश था कि अचानक एक दरवाजा खुला। तारीख गली में खुले हुए दरवाजे का रोशन मुस्ततील बनने लगा। मैंने बेख्तियार अपनी रफ्तार सुस्त कर दी। गली की जमीन पर
पड़ने वाली रोशन मुस्ततील में किसी औरत का मुतहर्रिक साया नजर आया। चंद सानियों बाद वो औरत घर से निकली और दरवाजा बंद करके इधर उधर देखे बगैर तेजी से हमारी मुखालिफ समत बढ़ती चली गई। इससे पहले कि कहीं से कोई और नमूदार होता, मैं अपनी रफ्तार बढ़ाकर गोपाल चंद के दरवाजे की चौकी तक पहुंचा और 3 जीने चढ़कर फुर्ती से कंकर अंदर उछाल दिया। जरा से सकूत के बाद उस कंकर के फर्श पर गिरने की पुरशोर आवाज सुनाई थी। मैं सांस रोककर दीवार से चिपक गया। मैंने बाएं हाथ से वीरा को भी धकेल कर दीवार से लगा दिया। वो दरवाजे के इतराफ में जगह की तंगी की वजह से चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे खड़ी हुई थी और उसके सांसों का जीरो बम बहुत तेज हो चुका था। कंकर की आवाज पर अंदर से एक मर्दाना आवाज आई, कौन है? इसी के साथ पुख्ता फर्श पर कदमों की धीमी आहटें महसूस हुई जो रफ्ता रफ्ता दरवाजे के करीब आती जा रही थी। मैं दरवाजे से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हो सकता था। दरवाजा मेरे दाहिने हाथ पर था। मैंने देखा कि गली के उस हिस्से से एक हेवला अंदर बढ़ता चला आ रहा था और वो चाल ढाल के एतबार से अव्वल खान था। अंदर कुंडी और फिर बुलेट खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और इस खला में से एक इंसानी खोपड़ी बरामद हुई। मैंने पलक झपकते ही उसके चेहरे पर डार्ट फायर कर दिया। जन की हल्की सी आवाज के साथ ब्लू डार्ट उसके चेहरे के किसी हिस्से में पवस्त हो गया। अगर मैं फौरन ही कदमों पर घूम कर उसे अपने हाथों पर न संभाल लेता तो वो मुंह के बल पुख्ता फर्श के चबूतरे पर गिरता। कतरे बुलंदी से उसके गिरने की वजह से जो आवाज पैदा होती वो दूसरों को मुतवज्जा कर सकती थी। इस वक्त मेरे जहन से खौफ मिट चुका था। मैं बेहोश होने वाले को अपने दोनों हाथों पर संभालता और उसे धकेलता हुआ दरवाजे में से होकर अंदर घुस गया। वीरा ने अंदर से किसी और के मुदाखलत के इम्कान का तोड़ करने के लिए बहुत तेजी से पेशकदमी की थी और मेरे साथ ही अंदर चली आई थी। मैंने बेहोश शिकार को सुराज से दीवार के सहारे फर्श पर लिटा दिया। हम इस वक्त कदीम तर्ज पर बने हुए मकान के सहन के आखिरी सिरे पर खड़े हुए थे। सहन से आगे दालान था जिसमें 2 कमरों के दरवाजे खुल रहे थे। सहन और कमरों में तारीकी थी। बस दालान में जलता हुआ अकलौता बल्ब इस अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा था। दालान की ऊपरी मंजिल पर खासी रोशनी थी जो बराह रास्त हम तक पहुंच रही थी। मेरे लिए बात हैरान कुन थी कि हमारी मुदाखलत पर कहीं से कोई मुजाहमत नहीं हुई थी। निचली मंजिल पर शायद हमारा शिकार अकेला ही था। दूसरे अहले खाना ऊपर की मंजिल पर थे। इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत मखदूश थी। ऊपर से कोई भी हमें देखकर बाड़ पर रख सकता था। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और उसे बुलेट किए बगैर पंजों के बल दालान की तरफ दौड़ लगा दी। वीरा साई की तरह मेरे साथ साथ थी। दालान में पड़े हुए एक पर्दे के पीछे हमें वो चारपाई भी नजर आ गई जिसका शिकन आलूद बिस्तर बता रहा था कि कुछ देर पहले तक इस पर कोई मौजूद था। शायद कंकर की आवाज पर दरवाजा खोलने वाला गोपाल का कोई घरेलू नौकर था और चारपाई पर मौजूद बिस्तर इसी का मालूम हो रहा था। हम खुद दूसरों की निगाहों में आने से बच गए थे, लेकिन बेहोश मुलाजिम की सहन में मौजूदगी भी खतरनाक थी क्योंकि उसे ऊपर से देखा जा सकता था, जबकि ऊपर वालों की बेखबरी हमारे लिए कामयाबी की कली थी। मैं बेहोश मुलाजिम को उठाने के लिए बढ़ा ही था कि दरवाज़ा खुला। फिर अव्वल खान और हामिद अंदर आ गए। मेरे एक इशारे से उन्होंने मेरा मुद्दा भांप लिया। दरवाज़ा बंद करके उसे चारों हाथ पैरों से उठाया और हमारी तरफ ले आए। मैं रास्ते से ही उल्टे कदमों दालान के साए में लौट गया था। मेरे इशारे पर उन दोनों ने नौजवान मुलाजिम को उसके बिस्तर पर डाला और उसके रुखसार की जड़ में उतरी हुई डार्ट खींचकर एक तरफ उछाल दी। हम चारों बस जरा सी देर के लिए यकजा रहे, फिर पहले की तरह 2 टोलियों में बंटकर दालान में खुलने वाले दोनों दरवाजों की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो दोनों ख्वाबगाहें थीं जिनमें ज्यादा साजो सामान नहीं था, लेकिन मुनक्किश और रंगीन पायों वाली कदीम सिंधी तर्ज की चारपाइयाँ जरूर मौजूद थीं। इन कमरों के पीछे भी 2 कमरे थे। बड़ा कमरा ड्राइंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। छोटे कमरे को बरामदे की हैसियत दी गई थी। इस कमरे का साइज जीने की वजह से खासा छोटा रह गया था। इसके बाद एक दीवार गिर ताक में किसी देवी का मुजस्मा नक्श था। वो घर जरूर था, मगर इसे देखते ही अंदाजा हो जाता था कि इसकी डिजाइन और देखभाल में किसी औरत का कोई दखल नहीं है। मुझे शिद्दत से ये एहसास हुआ कि हमने चमन से मुराद और गोपाल के बारे में पूछगछ की थी, लेकिन गोपाल के अली खाना के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं पूछा था, जबकि इस घर में घुसने से पहले हमारे लिए वो सब जानना बहुत ज़रूरी था। जीनों के करीब ऊपर से दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं। हम चारों कान लगाकर वहीं रुक गए। वो एक मर्द और औरत की आवाज़ें थीं। औरत बार बार हंसे जा रही थी। हम दबे कदमों दोबारा दालान में आ गए। पूरे घर का जायज़ा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि हमारे मशवरों के लिए दालान सबसे ज़्यादा महफूज जगह थी।
वहां से हमारी सरगोशियाना आवाजें ऊपर नहीं जा सकती थी। मैं इशारे से इन तीनों को वहीं ले गया। हैरत है, सुल्तान शाह का कहीं नामो निशान तक नहीं है। मैंने पुरतशवीश लहजे में सरगोशी की। ऊपर भी इतने ही कमरे होंगे, वो वहीं कहीं हो सकता है। वीरा ने राय दी, तुम नीचे रुको। मैंने वीरा से कहा, हम तीनों ऊपर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। ऊपर से आने वाली आवाज़ों से तुमने क्या अंदाज़ा लगाया है? अव्वल खान ने पूछा। वो नशे में मालूम होती हैं, मैं इसी वजह से वीरा को नीचे रोक रहा हूँ। पता नहीं ऊपर क्या हालात हों। हम चारों एक मरतबा फिर अंदर चल दिए। निचली मंजिल पर दालान के एक बल्ब के सिवा सब रोशनियां गुल थीं। इस अकलौते बल्ब की रोशनी अंदर वाले कमरों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो रही थी। मैंने भी कहीं उजाला करने की कोशिश नहीं की। अचानक इनेकास बढ़ जाने से भी ऊपर वाले चौंक सकते थे।